अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खेती बाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें। मैं हूं वंशिका। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके खेतों की समृद्धि और आपके परिश्रम का प्रतिफल सुनिश्चित करेगा। समय के अनुसार सही कृषि कार्य करने से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि लागत में भी बचत होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरसों और चने की फसल में किए जाने वाले कृषि कार्यों पर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर AK सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वनिष्का जी, और सभी किसान भाइयों को मेरा और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम आप PMKSK योजना के तहत सुन रहे हैं। मुख्य विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले AK जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आखिरकार PMKSK योजना क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ जी। PMKSK मतलब इसके बारे में जो कई बार मैंने आपको बताया भी है जी, एक बार फिर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। जितने भी खेती के आदान के विक्रय केंद्र हैं, आदान से संबंधित है जो खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जिनमें के उर्वरक आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं, दवाइयाँ आ जाती हैं, वो सारे केंद्र को भारत सरकार ने PMKSK के रूप में घोषित किया है और वहाँ पर अनेक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जैसे उचित मूल्य पर आपको उर्वरक उपलब्ध है जो आपकी मांग है उसके हिसाब से, और जैसे कीटनाशक दवाएं हैं, जैविक खाद हैं, और जो छिड़कने वाले खाद हैं, और नैनो यूरिया है, नैनो DAP है। इस तरह की जितनी भी खेती से संबंधित जो आदान होते हैं या जो आवश्यकताएं या जो सामान है जो किसानों को चाहिए, वो सब उन जगह पर मिलते हैं जहां दुकानों पर मिलते हैं। उनको PMKSK घोषित किया गया है और वहां पर एक बोर्ड लगा होता है। वहां पर आपकी मिट्टी परीक्षण की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध होती है। वहां पर खेती का साहित्य भी मिलता है, खेती से संबंधित सलाह भी मिलती है। तो उसका उद्देश्य ये है कि आपको एक ही स्थान पर अपनी खेती बाड़ी से संबंधित जो चीज आप खरीदना चाहते हैं वो मिल जाए, आपको सलाह मिल जाए, और कोई तकनीकी जानकारी भी चाहिए वो भी आपको वहां पर मिल सके। तो उसके लिए जो खेती करने वाले लोग हैं या किसान हैं, वो एक काम के लिए अनेक जगह पर न भटकते फिरे कि भाई हमें कहीं से जानकारी लेनी है तो हम कहीं जा रहे हैं, हम उसके लिए कहीं जाए तो, और अगर सपोज वहाँ पर वो जानकारी नहीं भी मिलती है तो वो उपलब्ध भी कराते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के द्वारा मीटिंग करवा देना, किसी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो मीटिंग करवाना, संगोष्ठी का आयोजन होना, और कोई खास जो आप जो फसल लेने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा होना। तो इस तरह से PMKSK हमारी खेती बाड़ी के अगर जो उसे देखें हम एंगल से, तो एक बड़ी अच्छी सुविधा आज के समय में हमें पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब आप खाद की दुकान पर जाते हैं या बीज खरीदने जाते हैं तो वहाँ उनसे बात करें, और उनसे आप अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी लें। तो ये PMKSK के बारे में जानकारी रही वनिष्का जी। जी, बहुत अच्छा आपने बताया AK जी। लेकिन जैसे कि आज का विषय है हमारा कि सरसों और चने की फसल में किए जाने वाले कृषि कार्य क्या होते हैं, इस संदर्भ में पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो कुछ यूं है कि चना फसल की बुआई के बारे में आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ बिल्कुल, वैसे तो मैं थोड़ा चने की फसल के बारे में भी आपको बता दूं। चना एक जो मुख्य फसल है हमारे भारतवर्ष की जी, और मुख्य फसल इसलिए भी है क्योंकि हमारे भोजन में चने का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। अगर हम देखें तो चने की रोटियां भी बनती है, उसको मिस्सी रोटी अक्सर हम बोल देते हैं। बहुत सारी सब्जियों में ये इनका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी मिठाइयों में इनका इस्तेमाल होता है। तो चने के द्वारा अनेक प्रकार के व्यंजन या खाने की जो सामान है वो तैयार होते हैं। हमारे जो किचन में भी होते हैं, दुकानों पे अलग अलग तरह की जो मतलब मिठाइयाँ मिलती हैं, भुने हुए चने मिलते हैं, कोई उबले हुए चने खाता है, अलग अलग तरह से इनका उपयोग है। क्योंकि ये इतना पौष्टिक है, प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत अच्छी है, फाइबर बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा भी अन्य पोषक तत्व भी इस अनाज के अंदर पाए जाते हैं। तो भारतवर्ष में अगर हम ये सोचें कि चना नहीं, भोजन का एक खास अंग नहीं, जी, तो अब आती है
कि इसकी खेती का लगाने का समय यानी बुवाई, तो अगर हम देखें तो इसका समय आरंभ हो चुका है, करीब करीब मान के चले 20 अक्टूबर से। इस साल के तापमान को ध्यान रखते हुए, हालांकि बहुत सी जगह जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छी जो इंद्रदेव की कृपा हुई है, खरीफ के मौसम में अच्छा पानी गिरा है, और वहाँ पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह के बीच में भी लोगों ने लगाना चाहा है तो लगाया है। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, 1 हफ्ते का समय है कि 1 हफ्ते में भी हम और चने की फसल लगाना चाह रहे हैं। तो अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए, नमी की स्थिति को देखते हुए आप चने की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो आप चना लगा रहे हैं उसको पूर्ण अवधि उसको एक तरह से विकास के लिए मिलेगी। जो एक तरह से क्या हम कहें कि ठंड का समय होता है, फिर जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसकी पकाई का समय होता है। तो एक सही जो है उसको आयु प्राप्त होगी, पौधे को सही आयु प्राप्त होती है तो उसका विकास अच्छे से होता है। विकास अच्छे से होगा, तापमान अच्छे से मिलेगा तो उसकी उपज भी अच्छी रहेगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। अगर आपने लगा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया है तो चने की फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए। इसके तरीके एक दो और भी हैं, जैसे कि बहुत सी जगह क्या है कि अकेली चने की फसल लोग लगा देते हैं जी, सिर्फ चना ही चना है खेत में। बहुत सी जगह क्या अब तो शायद ऐसा देखने में थोड़ा सा कम हो गया है। पहले एक खास वो था कि मतलब गेहूं के साथ चना लगा दिया, जौ के साथ चना ला दिया, जैसे कि 2 फारी गेहूं की हो गई, 1 चने की हो गई है, 1 गेहूं की 1 चने की, इस तरह से। तो एक फसल के साथ दूसरी फसल भी इस तरह से हम लगा दिया करते थे। और ख़ास तौर से ऐसी जगह पे हम जो ऐसी फसल लगाते थे जहाँ पर थोड़ी पानी की कम मात्रा होती थी, तो उसमें चने के साथ गेहूं भी थोड़ा बहुत हो गया या जौ भी हो गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है किसान भाइयों से कि अगर आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा गेहूं भी हो जाए या थोड़ा जौ भी हो जाए चने के साथ, तो एक साथ भी लगा सकते हैं। और अगर आप अकेले लगाना चाह रहे हैं तो अकेले लगाएं, क्योंकि चने में 2 स्थितियां अगर होती, जैसे कि आप देखें कि आजकल आटे में जो मतलब डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि फाइबर वाला आटा आप खाइए जी। तो फाइबर वाले आटे में अगर आपने गेहूं और चना इकट्ठा लगाया तो फिर अलग से मिलाने की भी जरूरत नहीं है। आप काटिए, थ्रेसिंग करिए, रख लीजिए और उसको पिसवाइए। इसी तरह जौ के साथ भी है। जब आपकी ठंड खत्म होगी, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उस समय पर कहते हैं जौ खाना ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो जौ के साथ भी लगा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे कि आपने बताया कि चना बहुत ही पौष्टिक होता है, तो इस फसल के पोषक के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि अगर हम उससे पोषण लेना चाहते हैं तो हमें उसको भी तो पोषण देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपने अच्छी बात पूछी। तो पोषण से संबंधित ये है कि पहले अक्सर ऐसा होता था कि चलो यार चना करना है तो चलो फेंक देते हैं, हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था, साल में 1 आध बार फसल लेते थे तो खेत ताकतवर रहते थे करीब करीब, और उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी पाई जाती थी, तो ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती थी और हो जाता था चना बढ़िया। लेकिन अब हम लगातार फसलें ले रहे हैं और हमें ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज जब लेते हैं तो हमें उसमें उर्वरक की मात्रा भी देनी पड़ती जी। तो उर्वरक में जैसे चने की फसल है, तो चने की फसल में एक खास विशेषता होती है कि ये अपनी जो मतलब नाइट्रोजन जो इनकी मांग होती है वो अपने आप तैयार करते हैं, लेकिन वो शुरुआत की अवस्था में नहीं करते। जब वो करीब करीब 1 महीने के आसपास के हो जाते हैं तब वो अपने द्वारा ही नाइट्रोजन तैयार करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें अगर आपका सिंचित इलाका है तो 1 एकड़ में आप करीबन 30 किलो के आसपास डीएपी, अगर डीएपी नहीं है तो कोई भी एनपीके से क्या अर्थ होता है कि एनपीके में आपके नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है। तो 50 किलो आप एनपीके कोई भी, जैसे कि मतलब 12, 32, 16 है या और भी हैं, अलग अलग ग्रेड आते हैं, तो आप देख लें और थोड़ा एक अनुमान लगा लें, तो वो आप ले सकते हैं। तो जब आप चना लगा रहे हैं तो उसको बुवाई के समय पे आप डालिएगा। इसके अलावा
अगर उस एनपीके में पोटाश नहीं है तो पोटाश की मात्रा अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 8-9 किलो के आसपास आप पोटाश का भी, जिसको भी म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप हमारा एक खास तरह का उत्पाद आता है जिसको हम उत्तम सुपर राइजा बोलते हैं जी। उत्तम सुपर राइजा से क्या है कि जो हमारी भूमि की संरचना है और उसमें जो है जैविक क्रियाएं, अगर हम सुपर राइजा का प्रयोग करते हैं, उत्तम सुपर राइजा का, तो जैविक क्रियाओं में तीव्र गति आती है और भूमि का स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो भी फसल हमने लगाई है उसका पौधा सक्रिय रूप से उसका विकास होता है और वो सही मात्रा में जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं उनको ले पाता है। तो आप खेत की तैयारी के समय 4 किलो 1 एकड़ के हिसाब से उत्तम सुपर राइजा भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप डीएपी एनपीके के साथ चने की सोइंग कर दें और उसको लगा दें। इस तरह से ये आपकी पोषण की बात हो गई। और इसके बाद फिर कोई अलग से आपको उर्वरक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पौधा करीब या चने की फसल 1 महीने की हो जाती है तो अगर कभी आपको अवसर मिले तो उसको उखाड़ के देखना, तो उसकी जो जड़ें हैं ना, उसमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। अच्छा। गांठों में खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन ले लेते हैं जो यूरिया में पाई जाती है या खादों में पाई जाती है। जी। हवा में काफी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो वो वहां से ले लेते हैं। जब वो लेते हैं तो वो पौधा इस्तेमाल करने लगता है उसको। तो एक अपने आप प्रकृति के द्वारा फ्री में दी हुई नाइट्रोजन उनको मिलती है। तो चने की जो आपकी फसल है, या चना है, सोयाबीन है, जो इस तरह की, लेकिन अभी क्योंकि चने की बात हो रही तो मैं चने के बारे में बोलूँगा, फिर आपको अलग से कोई उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो इस तरह से आप इस पर ध्यान दे सकते हैं कि मतलब चने की जो फसल है उसमें पोषण का आप ध्यान दीजिए और पोषण से फिर आपकी अच्छी फसल होगी, स्वस्थ फसल होगी, तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। एक ही चीज, जिस तरीके से एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उसका ध्यान रखें और किस तरीके से हम अपना बचाव करें बदलते मौसम से, बीमारियों से, बिल्कुल वैसे ही फसलों को ज़रूरत होती है। तो चने की फसल को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं या उसकी सुरक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सुरक्षा तो ये है कि हम एक तो सही ढंग से बुवाई करें। सही ढंग से बुवाई ये होता है कि फसल को इस तरह से बोएं कि वो हम उसको लाइन से बोएं, दूरी प्रॉपर हो जी। तो हवा अच्छे से क्रॉस होगी, उसमें हवा अच्छे से क्रॉस होगी तो आम तौर पर कोई भी रोग बीमारी आसानी से नहीं आएगी। लगभग कितनी दूरी दो ये करीब लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीबन ये मान के चल रहे 35 से 40 सेंटीमीटर के आसपास हम मानते हैं। तो 35 से आपकी 40 सेंटीमीटर है तो ये काफी ज्यादा है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से कर लेंगे, करीबन 1 से 1.25 फीट के आसपास जी आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी। और करीबन जो पौधे से पौधे की दूरी है वो करीब आधा फीट। लेकिन पौधे से पौधे की दूरी कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाती है, लेकिन न भी हो पाए तो लाइन से लाइन की दूरी आप करीबन 1 से 1.25 फीट की जरूर रखें। उससे एक तो फायदा ये भी हो जाता है कि अगर कभी आपको उसमें से खरपतवार वगैरह हो जाते हैं, उनको उखाड़ना है तो वो भी आप उखाड़ सकते हो। सपोज आपको अगर ऐसा लगता है कि बीच बीच में कुछ आजकल जैसे गुड़ाई के यंत्र आ गए हैं, उनके द्वारा अगर खेत की गुड़ाई भी करनी है तो लाइन में बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर वो आपने लाइन में नहीं बोई, ऐसे ही छींट के बो दी है, तो उसमें वो काम आसानी से नहीं हो पाएगा। दूसरी एक चीज़ और होती है, चने में बड़ी खास होती है और पहले समय में मैंने बहुत देखा ये होती थी। अब लोग थोड़ा सा इसमें शायद संकोच कर जाते हैं। उसको बोलते हैं खुटाई जी, या एक तरह से क्या हम उसको बोलें कि जब फसल हमारी करीब ये मान के चलें कि 1.25 फीट से लेकर 2 फीट के बीच में होती है, तो ऊपर के जो हिस्से हैं उनको हम तोड़ते हैं छोटा छोटा साइड से। जब उनको तोड़ते हैं तो उसमें से फिर नई शाखाएं निकलती हैं और वो ज्यादा ताकतवर होती है। उसका उद्देश्य होता है कि जब हमने ये छटाई कर दी तो उसमें से जो नई शाखाएं निकलेंगी उनमें फूल ज्यादा बनते हैं। फूल ज्यादा बनते हैं तो उसमें फली ज्यादा बनती है। फली ज्यादा बनती है तो
अनाज ज्यादा बनता है और हमारी उपज बढ़ती है। दूसरा एक काम और होता था कि जब ये छटाई होती थी तो जो हरी पत्तियों की साग तैयार किया जाता था जी। तो साग को आदमी खाते थे और बड़ा जो मतलब स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट भी हुआ करता था जी। स्वादिष्ट में तो खैर अपना अपना टेस्ट है, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट बनता है और स्वास्थ्यवर्धक तो होता ही होता है। और अगर ज़्यादा हो तो आपके यहाँ जो गाय भैंस हैं आप उनको खिला सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी जो जागरूक है। आजकल तो शहरों में भी उसकी बिक्री होती है, कोई भी आप साग ले आइए बड़े अच्छे भाव में जो सेल होता है, बिकता है, लोग ढूंढते हैं। तो ये छटाई का काम आप जरूर करें। जिन लोगों की फसलें खड़ी हैं और उनको लग रहा है कि हमारी फसल इतनी ऊंची होगी, तो आप छटाई करते ही देखेंगे कि उसमें एकदम से फुटाव आएगा जी। और जो उसमें फूल आने की, फूलों की संख्या अच्छी होगी और ताकतवर होगी और उसमें आपके डोडे भी बहुत अच्छे आएंगे, उसमें अनाज वाली जो फलियां वो बहुत अच्छे से आएंगी। और इस तरह से ये आप कर सकते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा जाके देखते रहें कि भाई कोई जो परेशानी तो नहीं है। क्योंकि जहाँ अगर बहुत लंबे क्षेत्र में चना लगा है तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खेत का कोई कीड़ा किसी खेत में आ जाता है, आगे पीछे की फसलें हैं, तो उसका निरीक्षण जरूर करें। और निरीक्षण का बस एक ही सिद्धांत है कि वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो खेती कर रहे हैं उनको अपने खेत का 24 घंटे में एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप 24 घंटे में नहीं है तो कम से कम एक दिन छोड़ के लगाइए, पर लगाइए जरूर। चक्कर लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि कान में फोन लगा के हमने घूम लिए खेत के आसपास, नहीं, फोन लगा के मत घूमिए। फोन को थोड़ी देर जेब में रखिए और जो भी फसल है उसके खेत के किसी भी एक दो नुक्कड़ पर जाके देखिए, पौधे पे हाथ लगा के देखिए कि कोई उसमें हरी बीमारी तो नहीं है, उसकी पत्तियां पीली तो नहीं हो रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर बिल्कुल सूखे में आपने चना लगाया है तो आपके पास कोई उपाय नहीं है पानी देने का, तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसमें सिर्फ यही इंतजार है कि इंद्रदेव अच्छी सी बारिश करे। लेकिन अगर पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था में खास तौर से ये देखिए कि पानी खारा नहीं होना चाहिए, पानी की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक सिंचाई जो आपकी पहली सिंचाई है वो 40 से 50 दिन के आसपास आप कर दीजिएगा और दूसरी सिंचाई आप 90 से 95 दिन पर कीजिए। और अगर सपोज एक ही पानी है तो करीब करीब आप 60 दिन पर एक सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद फिर ठीक है, ऊपर से आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं चने की खेती को। इन कामों को मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर करेंगे और एक चने की अच्छी उपज लेंगे। आजकल तो चने के भाव भी बहुत अच्छे जो मिलते हैं। आप देखिए, अगर जो भुना हुआ चना लेके आते हैं, आप कभी लेके आइए बाजार से, क्या रेट मिलता है, थैली में रखा हुआ, आपको समझ आ जाएगा चने का भाव क्या है जी। और आजकल तो किसी भी इस तरह के जो मतलब इसका प्रचार जो करते हैं उत्पाद का, तो उसमें हमेशा प्राकृतिक की बात करते हैं कि फलानी चीज मिली है, इसमें ये मिला है। तो खेती से जो भी आ रहा है वो प्राकृतिक ही है। और हम आशा करते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों को अपनाकर अपनी खेती को और अच्छा करेंगे और ज्यादा लाभ कमाएंगे जी। एके जी, जिस तरीके से आज हम बातें कर रहे हैं चने के फसल के बारे में, तो वहीं जैसा कि आज का हमारा विषय है सरसों और चने की फसल, तो अब मैं चाहूंगी कि सरसों की फसल के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को, उसके पोषक के बारे में बताएं। सरसों भी हमारे उत्तर भारत में बड़ी खास फसल है। पहाड़ियों पे भी होती है वैसे तो हम कहें जी, और पूर्वी भारत में भी कुछ हिस्सों में उगाई जाती है जहाँ जहाँ संभव होता है। क्योंकि पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो सरसों का जो तेल है उसकी खपत खूब होती है, हमारे यहाँ तो होती है ही। तो सरसों की फसल लग चुकी है करीब करीब, कहीं थोड़ी बहुत कोई लगा रहा हो तो बात अलग है, पर करीब करीब लग चुकी है। और लग चुकी से मेरा अर्थ है कि कहीं पे हो सकता है कि 1-1.25 महीने की हो गई हो जी, कहीं पे 20 दिन की हो तो कहीं पे 15 दिन की जी। तो सरसों की फसल जब आपने लगाई तो आपने उर्वरक इस्तेमाल किए होंगे पोषण के रूप में। उर्वरक में आपने फास्फोरस वाले उर्वरक दिए होंगे, जो कहीं तो सुपर फास्फेट मिला होगा, लोगों ने डाला होगा, और जिप्सम मिला होगा वो भी डाला होगा, डीएपी या एनपीके, इनमें से कोई चीज इस्तेमाल की होगी। सरसों में खास तौर से एक खास तरह के जो पोषण की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सल्फर जी। तो सल्फर के बारे में आप ये थोड़ा सा संज्ञान जरूर ले लें कि जो आपने शुरू में उर्वरक दिए हैं वो कौन से उर्वरक दिए हैं। अगर आपने एक एनपीके आता है 20-20-0-13 तो उसमें सल्फर है 13%। अगर वो नहीं डाला है
कोई और एनपीके डाला जिसमें सल्फर नहीं है तो आपने सल्फर नहीं दिया। अगर आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है तो उसमें सल्फर पाया जाता है, तो काफ़ी हद तक आपने सल्फर की मात्रा दी है। इसके अलावा अगर आपने बहुत सी जगह पे जिप्सम मिलता है, भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से काफ़ी छूट है इस पर, तो अगर वो आपने दिया है खेत को सुधार के लिए तो उसमें भी कैल्शियम और सल्फर दोनों मिलते हैं। अगर ये कोई भी नहीं दिया है तो आपको अतिरिक्त रूप में सल्फर देना चाहिए। अगर आपने पहले नहीं दिया तो आप प्रथम सिंचाई से पहले उसको खेत में जरूर लगाएं, और उसके लिए सल्फर के बहुत सारे उत्पाद आते हैं। एक हमारा चंबल फर्टिलाइजर का उत्तम सल्टोन के नाम से आता है, ये जो दानेदार होता है, इसे आप जो है अपने खेत में फेंके, करीब करीब सरसों में अगर आप लगाना चाहें तो करीब करीब 7 से 8 किलो आप सल्टोन 1 एकड़ में प्रयोग कीजिए। सल्टोन के जो फायदे हैं वो क्या है, एक तो पौधे का विकास बहुत अच्छा आएगा, रोग रोकने की क्षमता आएगी, और सामान्य रूप से कभी कभी जब ठंड अधिक हो जाती है तो थोड़ी बहुत पाले की समस्या उसको भी एक तरह से संभालने में सक्षम होता है, क्योंकि सल्फर पौधे के अंदर जो कोशिकाएं उनमें थोड़ी गर्माहट लाता है। और सरसों के जो तेल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मैं एक बार बंगाल में था तो वहाँ जो जानकारी मिली तो उनका कहना था कि जो राजस्थान से सरसों आती है वो हम ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, उसका तेल अच्छा होता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें झड़प ज़्यादा आती है, उसमें पंजेंसी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, उसमें सल्फर की मात्रा प्रॉपर होती है। तो आप कोशिश करिए कि ये दीजिए, और जब पहला पानी लगाएं तो उसके बाद आप यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब एक एकड़ में करीबन आप देख सकते हैं फसल के स्वास्थ्य के हिसाब से आप 20 किलो 25 किलो के हिसाब से आप जो छिड़काव करें, लेकिन सिंचाई के बाद करें। सिंचाई कर लें फिर दें। और ख़ास तौर से एक चीज़ और ध्यान रखें कि बहुत सी जगह लाइन से लाइन में आपने अगर नहीं बोई है तो यूरिया अगर पत्तों के ऊपर छूट जाता है तो पत्ते में छेद हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं एक तरह से जी। तो कोशिश कीजिए कि हम यूरिया का छिड़काव जो करें वो दोपहर के बाद करें, जब पत्ता पूरी तरह से सूख जाए। तो अगर यूरिया थोड़ा बहुत उस पर गिरता भी है तो वो नीचे की तरफ सरक जाए, चिपके नहीं। लेकिन अगर सुबह के टाइम आपने किया या शाम के वक्त किया तो वो चिपक जाएगा और उसके पत्ते को खराब करने का एक तरह से कारण बन जाएगा जी। तो ये करें। और दूसरा पोषण के साथ ही है, तो आप देखिए कि जब भी पौधों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनके आपस में ही पौधों को जो पौधे हैं वो पोषण के लिए संघर्ष करते हैं जी और कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि पौधों की संख्या ज्यादा है और जगह कम है, तो खाद तो एक ही जगह से मिलना है। तो पौधों की मात्रा जहां आपको लग रही है उसमें आप थोड़ा सा अंतर करिए, उसमें से फालतू पौधे निकाल दीजिए। अगर ज्यादा घने हैं तो उनको निकाल दीजिए, और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 से 1.25 फीट। अच्छा। और जिन खेतों में दूर दूर पौधे होते हैं वहां पौधा ताकतवर होता है और उसका फैलाव अच्छा होता है, बीमारियां कम आती हैं और उपज हमें ज्यादा मिलती है। तो आप ध्यान रखिए कि ये उचित समय है। अगर आपकी 15-20 दिन की आपकी फसल है तो अनावश्यक जो पौधे हैं उनको आप निकाल दीजिए। उन पौधों को आप निकालेंगे, उनके पत्ते सरसों के साग के रूप में भी काम आ सकते हैं, आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, ये एक अतिरिक्त फायदा है। पर इसके लिए आपको खेत में घुस के खुद करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो नुकसान आपका है। आपने ये डिसाइड करना है कि ये करना है। और उसके साथ साथ जब आप पौधे निकाल लें तो कुछ खरपतवार भी अगर उसमें है जो कि खामखा जो आपने जो मतलब खेत में जो फसल लगाई उसका पोषण ले रहे हैं, जिनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उनको भी हाथ से निकाल सकते हैं। और वो खरपतवार भी आपके जो जानवर हैं उनके लिए एक अच्छा हरा चारा होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि पोषण के रूप में आप इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जो पहली सिंचाई है वो जल्दबाजी में ना करें जी। पहली सिंचाई थोड़ा लेट करने का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि जब सिंचाई आप थोड़ा लेट करते हैं ना तो पौधे की जो मतलब जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं, क्योंकि वो पानी खोजने के लिए नीचे जाती हैं। और पानी खोजने जब नीचे जाती हैं तो वहीं से वो भोजन भी खोजती हैं और उनका विकास, वो ताकतवर बनते हैं। लेकिन आपने जल्दी पानी लगा दिया तो उनकी वो ऊपर ही रह जाती हैं, जड़ें ऊपर रह जाती हैं तो वो कमजोर रह जाता है। जैसे कि अक्सर बोलते हैं ना कि भाई कोई हमारा छोटा बच्चा, उसको थोड़ा स्ट्रगल कराइए, उसको ताकत बनाइए।
अगर उसको ज़्यादा प्यार करते हैं तो कमज़ोर हो जाता है, हर बात में आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो बोलते हैं कि भाई इसकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं करी आपने। तो इसी तरह से ग्रूमिंग के लिए सरसों में थोड़ा सा आप अर्ली सिंचाई मत कीजिए, थोड़ा लेट करिए। जब आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा समय हो गया, और वो समय मैं मानता हूँ कि कम से कम 40 रोज के आसपास आप अगर पानी लगाएंगे पहला, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा पानी भी आप देख लें कि अगर मांग है तो वो करीब करीब 80 से 90 दिन के बीच में लगाएं। बहुत अच्छा आपने बताया कि सरसों की खेती अगर आप कर रहे हैं तो अर्ली सिंचाई पर ना जाएं, 40 दिन के करीब उसके बाद आप ले सकते हैं सिंचाई, क्योंकि इससे फिर आपका जो पौधा है सरसों का वो मजबूत हो जाएगा और अच्छी जो है उत्पादन देगा आपको। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि चने की फसल को आप इस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही सरसों की फसल को भी सुरक्षा तो चाहिए, तो हम किस तरीके से उसको सुरक्षा दे सकते हैं? देखिए, सुरक्षा में एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम सबसे पहली चीज है कि पौधे को अच्छा स्वास्थ्य दें। जी। स्वास्थ्य देने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसा कि हमने कहा, अच्छा पोषण है और उचित अंतर है, समय पे सिंचाई है, समय पे उर्वरक का हम इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें हो गई कि हम उसका जो स्वास्थ्य है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। और जब स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है तो उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा का एक मूल आधार उसको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे कीड़े वगैरह हमारी जो है उन पे असर करते हैं फसलों के ऊपर, तो उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो उसको ध्यान रखने के लिए एक सबसे पहले जो कीड़ा आता है, इसको हम चेपा के रूप में बोल देते हैं। जी जी। चेपा है, तो चेपा के लिए कोई भी कीटनाशक दवाई है। अब इसमें ये हमारी क्लोरोवीर एक दवा आती है, ये है करीबन ये 200 ml है और 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब जितना जो क्वांटिटी है ml है, ml और लीटर का फर्क है। हाँ, ml और लीटर का फर्क है। कहीं ऐसा ना हो कि 200 किलो आप 200 लीटर पानी और उसके हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा होगा, तो चेपे के लिए आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी इस अवस्था पर, अभी हाल फिलहाल की अवस्था पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सुंडी सी छोटे छोटे वो आपको दिखाई देते हैं, सुंडी जैसी चल रही हैं, और उनका रोकथाम जरूरी है क्योंकि वो आपकी पत्तियों वगैरह को जो काटता है। क्योंकि उसमें खास चीज एक ध्यान रखिए कि वो ज्यादा, उनकी अधिक मात्रा तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, चलता है, अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा है तो हमने उसका कुछ न कुछ इलाज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कोई भी कीटनाशक है, तो जैसे पिवोटा है हमारा एक कीटनाशक है, वो आप ले सकते हैं, करीबन 40 ml है, 200 लीटर पानी में घोल के एक छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, मैं एक बार फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं है, संख्या ज़्यादा नहीं है, तो वो करने की जरूरत हमें नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी संख्या कम है बाद में वो बढ़ जाए। नहीं, पर उसके लिए आप ठीक है घूमिए, रोजाना देखिए। अगर आपको लगे कि संख्या ज़्यादा होती जा रही है, छिड़काव करें। लेकिन आपको लग रहा है कि संख्याओं में विकास नहीं हो रहा है, उतनी है या कम हो रही है, तो नहीं करें। दूसरा, एक बड़ी अहम चीज है जो अक्सर लोग भूलते जा रहे हैं, खेतों पे से हमने पेड़ काट दिए जी, पेड़ काट दिए तो पंछी नहीं बैठते, अब उन पे पंछी नहीं बैठते तो वो पंछी जो कीड़े खाते थे उनका आना बंद हो गया। तो मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि बहुत थोड़ी मात्रा में इल्ली शुरू में आती है, और अगर ऐसे पंछी आने लगे तो वो ऐसे ही उसको खा लेते हैं, क्योंकि उनका भोजन है, एक दूसरे के ऊपर एक चक्र है। तो ऐसा आप पेड़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप एक काम कर सकते हैं कि अपने खेत में आप कुछ 4-5 फीट के बांस गाड़ें और उसके ऊपर एक जो है एक आड़ा करके डंडा लगा दें, तो उस पे आकर वो जानवर या जो पंछी बैठेगा और तो वो उनको खाएगा तो वो समस्या आपकी बिना दवाई के भी समाधान जी, क्योंकि उसके लिए भी अच्छा भोजन है, अच्छा खासा उसको प्रोटीन मिलती है, पोषण मिलता है। तो इस तरह से आप सरसों की देखभाल कर सकते हैं। और बस ध्यान यही रखिए कि जो ज़्यादा संख्या में पौधे हैं उनको निकालिए खेत से, क्योंकि उनकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। पानी सही समय पर दीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए, और अच्छा पोषण दीजिए सरसों में, और सरसों की फसल अच्छी होगी। सल्फर का खाद जरूर दीजिए। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि सल्फर का खाद बेहद ज़रूरी है, और जैसा कि आपको मालूम है कि सरसों का तेल बहुत ही लाभदायक होता है, तो सरसों की खेती भी आप कर सकते हैं। और ऐसे ही टिप्स के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए मैं आपसे फिर से कहूंगी कि आप ऐसे ही सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है खेती बाड़ी और बागबानी।
चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल के प्रबंधक पद पर कार्यरत डॉक्टर AK सिंह जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। आपका भी धन्यवाद वनिष्का जी। और मैं अपने श्रोताओं से अब अनुमति लेना चाहूंगी, तो मुझे दीजिए अनुमति। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पेड़ पौधे लगाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।